मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर ध्वनि में एक टॉपिक है जिसका नाम है श्रव्यता का परिसर। आज हम लोग इसे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानेंगे कि श्रव्यता का परिसर कितने श्रेणियों में बटा है, हम लोग इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही आनंद से, बहुत ही मस्ती के साथ हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। चलिए, हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि श्रव्यता का परिसर क्या है। पहली बात, श्रव्यता क्या है? श्रव्यता का मतलब यह होता है कि मनुष्य को सुनने की क्षमता, कितने आवृत्ति तक ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं श्रव्यता का परिसर। अगर किसी स्रोत से निकला हुआ ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है, तो उन सभी ध्वनि को, उन सभी साउंड को मनुष्य अपने कान से सुन सकता है। अगर उन ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो गई अथवा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई, तो उन आवृत्ति वाली ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। तो जितने आवृत्ति तक मनुष्य उन ध्वनि को सुन सकता है, उन्हीं उन्हीं आवृत्ति के रेंज को, उन्हीं आवृत्ति के लिमिट को कहते हैं श्रव्यता का परिसर। तो मनुष्य के लिए श्रव्यता का परिसर है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अगर किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो उन सभी ध्वनि को मनुष्य अपने कान से सुन सकता है। अगर उन ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो गई अथवा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई, तो उन आवृत्ति वाली ध्वनि को मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता। ठीक है, केवल और केवल मनुष्य जिन ध्वनि की आवृत्ति इसके बीच में है, मतलब किसके बीच में है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो उन्हीं साउंड को ही, उन्हीं ध्वनि को ही मनुष्य अपने कान से सुन सकता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, श्रव्यता का परिसर। तो हमने इस बात पे यहाँ पे लिखा है, ध्वनि तरंगों के आवृत्ति की वे परिसर जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, उन्हें श्रव्य परिसर कहते हैं, उन्हें श्रव्य परिसर कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। मनुष्य के लिए श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक, आइए अब हम लोग इस परास के आधार पर देखिए, इस परास के आधार पर जो है, इस हम लोग देखिए, परास के आधार पर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि इस परास को हम लोग जो है यहाँ पर 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। पहला भाग है अपश्रव तरंगे, दूसरा है श्रव तरंगे और तीसरा है पराश्रव तरंगे। यानी कि 3, मतलब इस परास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अपश्रव तरंगे, दूसरा क्या है, श्रव तरंगे और तीसरा है पराश्रव तरंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपश्रव तरंगों की। देखिए, जब इससे इधर जाएंगे तो उस ध्वनि की आवृत्ति कम हो रही है। अगर हम लोग 20,000 हर्ट्ज के आगे जा रहे हैं, तो वहां पर ध्वनि की आवृत्ति इससे ज्यादा हो रही है। इसी के आधार पर हम लोग यहां पर इसे डिफाइन करेंगे। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अपश्रव तरंगे क्या होती हैं। तो अपश्रव तरंगों की अंग्रेजी होती है इंफ्रासोनिक वेव। आप देख सकते हैं कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति, या वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अपश्रव तरंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति
20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपस्रव तरंगे कहते हैं। देखिए, अपस्रव तरंगे बड़े बड़े जानवर ही उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे हाथी, ठीक है ना, व्हेल मछली, दरियाई घोड़ा, ये सभी के सभी बड़े बड़े जानवर अपस्रव तरंगे ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, हमने उसी बात को यहाँ पे लिखा है। इन ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने के लिए ध्वनि स्रोत का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, अपस्रव तरंगे निम्नलिखित यंत्र तथा जानवरों से उत्पन्न होता है। सरल सरल लोलक का कंपन, जब सिंपल पेंडुलम कंपन करता है तो उसके कंपन करने से वहां पर अपस्रव तरंगे उत्पन्न होती हैं, अपस्रव तरंगे उत्पन्न होती हैं। तथा साथ ही साथ हाथी, व्हेल मछली, दरियाई घोड़ा, ये सभी के सभी जानवर भी जो है अपस्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। मतलब जितने बड़े जानवर हैं वे बड़े जानवर केवल और केवल अपस्रव तरंगे ही उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ध्वनि में जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है ना? ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं श्रव तरंगों की। ये क्या है? श्रव माने क्या होता है? सुनने के योग, यानी कि मनुष्य जिन ध्वनि तरंगों के आवृत्तियों को अपने कान से सुन सकता है, मनुष्य या मानव जिन ध्वनि तरंगों के आवृत्ति को अपने कान के माध्यम से सुन सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? श्रव तरंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि वे ध्वनि तरंगे जिन्हें मनुष्य सुन सकता है उन्हें श्रव तरंगे कहते हैं। श्रव तरंगे निम्न से उत्पन्न होता है: मनुष्य, घंटी, ढोल, तबला, वायलिन, सितार आदि। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर वायलिन बजता है, जब कहीं पर ढोल बजता है तो उसकी आवाज हमको सुनाई देती है और हम लोग डांस करने लगते हैं। डीजे आपका हो गया, जब डीजे चलता है तो डीजे की आवाज हमारे कान तक जाती है, हम लोग डांस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस डीजे की आवाज हमारे कान में आ रही है। अगर उसकी आवाज हमारे कान में नहीं आती हम लोग डांस नहीं कर पाते। इसीलिए ढोल हो गया, डीजे हो गया, तबला हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, घंटी हो गया, ये सभी के सभी जो है मतलब इनसे जो भी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति हमेशा 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही होती है, जिन्हें हम लोग मनुष्य लोग सुन सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पराश्रव तरंगों की। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? पराश्रव तरंगे। ठीक है, पराश्रव तरंगे जो है, पराश्रव तरंगों की जो है तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से ये पराश्रव तरंगे बहुत दूर तक भेजी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ, इनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से पराश्रव तरंगे बहुत दूर स्थान तक भेजी जा सकती हैं। साथ ही साथ चूंकि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण पराश्रव तरंगों में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इनमें अधिक आवृत्ति के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, पराश्रव तरंगे निम्नलिखित जंतुओं से उत्पन्न होती है, जैसे चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, पारपाइज हो गया। ठीक है ना, तो ये रहा आपका जो है श्रव्यता का परिसर और उसके श्रेणी। मैं समझता हूं कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।